भारतीय दंड विधान या इंडियन पिनल कोड 1860 के क्राइम है क्या, और क्राइम क्या है और उसकी अवधारणा क्या है, और शुरू से लेके अभी तक जितने भी काल रहे या जितने भी हिस्ट्री का पीरियड निकाले उठा के अपन, तो हर काल में हर समय में अपराध रहा है और अपराध के लिए दंड की व्यवस्था रही है। अपराध की दंड की व्यवस्था रही है। क्यों? क्योंकि अपराध रहे हैं तो अपराधी रहे हैं, अपराधी रहे हैं तो उनको नियंत्रित और पनिशमेंट करने के लिए व्यवस्था तो होनी ही पड़ेगी, होगी। बस यह कि देश और काल और परिस्थितियों के अनुसार वो हमेशा बदलती रही है। जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, उसको कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, वो कंडीशन है। तो जो सभ्य है समाज और असभ्य समाज है, उन दोनों कंडीशंस में विकास होता रहा है। जैसे जैसे अपराध बढ़ते रहे, अपराध की तीव्रता बढ़ती रही, उस हिसाब से दंड की मात्रा बढ़ती और घटती रही है। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में उठता है, हम सबके मन में उठना भी चाहिए, नहीं उठता तो उठना चाहिए, कि अपराध जो है चलता कैसे है। बताओ, अपराध की जो अवधारणा है उसमें अपराध जो है चलता कैसे है, मतलब आगे बढ़ता कैसे है, कहाँ से शुरुआत होती है उसकी, स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक एक स्टेप रखता है। कहाँ कहाँ रखता है स्टेप भाई? पहला स्टेप क्या रखता है? वो सोचना पड़ेगा, मतलब मन में चलेगा सबसे पहले, है ना, जिसको कहते हैं हम, जिसको हम कहते हैं इंटेंशन। मतलब हमने मन में सोचा, सोचने के बाद उस दिशा में हमको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो गया इंटेंशन, सेकंड हो जाएगा प्लानिंग, इसको कहते हैं प्लानिंग या तैयारी। थर्ड में क्या करेगा? वो अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट, हाँ, वो एक्टिविटी जिसको हम कहेंगे अटेम्प्ट करेगा, प्रयत्न करेगा ना। और फोर्थ क्या हो गया? एक्ट डन, मतलब कार्य का पूर्ण हो जाना। 4 चरण में ये चलता है। सबसे पहले आपके मन में आता है अच्छे विचार, बुरे विचार दोनों आते हैं। अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं, और बुरे हैं तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, यदि वो अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मन में आएगा कि मैं क्यों ना एक बहू को मार के जला दूं, अपनी बहू को जला दूं और नई शादी करूं, और फिर दहेज आएगा। जितना हम लूट सकते थे उतना लूट लिया, जितना हम घसोटे थे हमने घसोट लिया। अब ना तो वो दे सकते हैं उसके घर वाले दहेज, और ना है उनके पास, ठीक है। अब कितना भी हम परेशान करें, और अब एक नया तरीका ये है कि क्यों ना इसको जला दिया जाए। तो उसको इंसिडेंट का रूप दे देंगे, और इंसिडेंट का रूप देने के बाद कोई मामला भी नहीं बनेगा, और फिर नई शादी करेंगे अपने बालिका की, मतलब बालिका की, तो क्या करेंगे। तो ये एक दिमाग में व्यक्ति के मन में आया। ये क्या हो गई? इंटेंशन हो गया, हेतु हो गया और आशय हो गया, जो मन में आया। अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ है। अभी तक कोई अपराध हुआ क्या? अभी कोई अपराध नहीं हुआ है, क्योंकि मन में तो बहुत कुछ आता है। मन में हम किसी का मर्डर कर देते हैं, सपने में हम किसी का मर्डर कर देते हैं, या हम कुछ गलत काम कर देते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मन की बात है, मन तक ही सीमित है, अभी बाहर निकल के आई नहीं है। फिर वो अपनी बात अपने परिवार में डिस्कस करेगा, जो उससे संबंध रखते हैं और जो उसकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ भाई सही कह रहे हैं आप, ये सही तरीका है, इट इज द राइट वे टू गेन मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉफिट। तो वो क्या करेगा भाई? डिस्कस करेगा, अपनी पत्नी से डिस्कस करेगा, अपने लड़के से डिस्कस करेगा, लड़के को भी उसमें अपने संज्ञान में लेगा, पत्नी को भी समझाएगा, समझ में आ गई सबको। अब ये क्या हो रही है? प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग है, इसको तैयारी कह सकते हैं। अब प्लानिंग में ये प्लानिंग हुई, अभी षड्यंत्र कह सकते हैं इसको, षड्यंत्र हो गया है, प्लानिंग हो गई है। अब इस दिशा में तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी में भाई कैसे मारेंगे हम? ऐसे लगना चाहिए जैसे कि एक दुर्घटना घटी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन ने कुछ क्राइम किया है। तो उसके लिए प्लानिंग बने लगेगी, और बहुत सेंधमारी लगेगी, बहुत सोच लगेगी, और उस दिशा में प्रॉपर काम किया जाएगा। तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं उस दिशा में, और सबने मिलके तैयारी कर ली है। और तैयारी करने में क्या क्या लग रहा है? जरूरत पड़ जाए तो रस्सी भी चाहिए पड़ेगी, जरूरत लग जाए तो पेट्रोल भी चाहिए पड़ेगा, जरूरत लग जाए तो गैस की पाइप भी काटनी पड़ेगी, जरूरत पड़ जाए तो दरवाजे ही बंद करने पड़ सकते हैं, जरूरत पड़ जाए तो ऐसा दिन देखा जाए जिस दिन लोग आसपास पड़ोस के ना हों। ऐसा कुछ भी, कई भी तैयारियां हो सकती हैं जो तैयारी के मैटर में आएंगी। तो तैयारी सारी हो गई है। अब अभी तक भी अपराध नहीं हुआ है, अभी तक भी अपराध नहीं हुआ। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ अपराध हैं जिनकी तैयारी भी दंडनीय है, लेकिन अभी तक इस तैयारी से कोई अपराध नहीं हुआ है। पेट्रोल लाना, रस्सी रखना, गैस पाइप कट कर देना या हटाने की कोशिश करना, अभी तक कोई अपराध इसकी श्रेणी में अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ है, क्योंकि इंटेंशन व्यक्त नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, सामने नहीं आया है, तो अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। लेकिन राज्य के विरुद्ध अपराधों में, राज्य के से दोस्ती मैत्री संबंध रखने वाले राज्य क्षेत्रों में अशांति भंग करने संबंधित अपराधों में,
या डकैती की तैयारी करने वाले अपराधों में तैयारी भी दंडनीय है। तैयारी यहाँ दंडनीय नहीं है। अब तैयारी के बाद अगला स्टेप जो है वो है अटेम्प्ट का। इस दिशा में अब काम यदि किया जाएगा, प्रयत्न यदि किया जाएगा, तो प्रयत्न किया जाएगा वो प्रयत्न जो है ये पहुंचाएगा परिणति तक। परिणति मतलब उस काम के पूरे होने तक पहुंचाएगा। यदि हम कोई काम करें ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करें, तो वो पूरा होगा इस संभावना नगण्य है, शून्य है। व्यक्ति यदि चलेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे? अच्छे काम हो चाहे बुरे काम, कोई भी काम व्यक्ति कर रहा है, यदि वो स्टार्ट ही नहीं करेगा तो वहां उसकी परिणति या उसके परिणाम तक पहुंचेगा नहीं। हम तैयारी यदि नहीं करेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट तो आएगा लेकिन आपका नहीं आएगा, उसमें आप उसमें शामिल नहीं हैं। ऐसे ही यहाँ पे बुरे काम में भी जब वो हम बुरा काम नहीं करेंगे तो वो परिणति तक नहीं पहुंचेगा। अभी तक दंड की व्यवस्था नहीं हुई है उसमें, लेकिन प्रयत्न किया, अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है और कोशिश सफल हो गई तो काम पूरा हो गया। इसको हम कहते हैं कि दंड मिलेगा, पूरा अपराध पूरा हो गया। लेकिन प्रयत्न करते करते बीच में छूट जाए या प्रयत्न करने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो तो उसको हम कहते हैं अटेम्प्ट। आग लगाई है लेकिन आग बुझा दी गई, पड़ोसी इकट्ठे हो गए, आग लग नहीं पाई, या आग लगने वाली थी उससे पहले ही उस महिला को समझ में आ गया कि भाई आग लगने वाली है, यहाँ बदबू आ रही है, वो भाग गई, या उसको समझ में आ गई उनकी विचारधारा के सब मारने वाले हैं तो वहां से घर से अपने मार के भाग गई। तो कुछ भी हो सकता है। और तो और यदि जलाया और जलाने में 20% जल गई और बचा ली गई तो भी वो अटेम्प्ट में ही आएगा, क्योंकि वो बच गई है। और जल जाए, मर जाए तो अलग कंडीशन में चला जाएगा। भाई प्रयत्न पूरा हो गया, दंड मतलब अपराध पूरा हो गया। वहां भी अलग अलग कंडीशंस हैं कि वो बयान क्या देती है, बयानों पर निर्भर करता है उसके, क्योंकि मरते मरते व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ऐसा सिद्धांत कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति मर रहा है ऐसा मानते हैं लॉ, ऐसा सिद्धांत है लॉ में कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। और इस आधार पर काफी निर्णय हुए पहले, लेकिन जब न्यायालय को लगा कि मरता हुआ व्यक्ति भी झूठ बोल सकता है तो उनको लगा तो यार ठीक नहीं है, किसी निर्दोष को भी दंड हो जाए या कोई दोषी बच जाए तो ये न्याय हुआ नहीं कहलाएगा। तो न्याय हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उन्होंने कहा कि संपुष्टिकारक साक्ष्य यदि मिलते हैं तो उस आधार पर देखा जाएगा कि जो मरता हुआ व्यक्ति बोल रहा है क्या वो सही है। अब उसको बस कैसे समझेंगे? बड़े समझेंगे कोई महिला एक्सीडेंटल 80% जल गई है, एडमिट है, पुलिस आती है, डॉक्टर है, मजिस्ट्रेट है, बयान ले रहे हैं उसके, और वो बयान दे रही है, उसने मरते हुए बयान दिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्युकालीन कथन किसे कहते हैं? मृत्युकालीन कथन वो होता है जिसमें व्यक्ति अपनी मृत्यु किस कारण से हो रही है, उसके पीछे कौन है, उसके बारे में बताता है, तो वो मृत्युकालीन कथन है। और इसके अलावा और कुछ ही जो बताएगा वो सब मृत्युकालीन कथन में आ जाएगा। अब महिला मर रही है, 80% जल गई है, उसके सास ससुर हो सकता है वो उस मामले में लिप्त ना हो, वो उसके पास आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि बेटी तू तो मर रही है, और मरते मरते अब पति को फंसा के जाएगी क्या? मतलब भले ही उसने जलाया है तो पति परमेश्वर, यदि तू उसके खिलाफ बयान देगी अभी तो उसको सजा हो जाएगी, तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया। महिला ने सोचा मर तो रही हूँ, अब जल तो गई, मैं मर रही है, मुझे तो जाना ही है, तो क्यों ना इसको बचा लिया जाए। और उनके आंसुओं में आके बयान गलत दे देती है और महिला ने बयान दिया कि नहीं स्टोव फट गया था, गैस की लीक, टंकी लीक कर रही थी और मैंने लाइटर चालू किया या गैस चालू, वो लाइट चालू की तो आग लग गई, और इसमें किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष हैं और मुझे किसी ने नहीं जलाया, बहुत सबका संबंध मेरे साथ प्रेम का है और सम्मान के साथ रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये उसने बयान दिया और वो मर गई। अब यदि सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन पर विश्वास करके न्यायालय निर्णय करे तो न्यायालय निर्णय क्या करेगा? न्यायालय उसको किसी को दोषी नहीं मानेगा और दोष मुक्त कर देगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये तो हो गया डाइंग डिक्लेरेशन और व्यक्ति मरता हुआ झूठ नहीं बोलता। इस आधार पर यदि हम दंड देने बैठ जाएं तो निर्दोष हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन न्यायालय और क्या देखेगा? न्यायालय देखेगा कि बाकी संपुष्टिकारक साक्ष्य क्या इस बात का संपुष्टि कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, सपोर्टिंग साक्ष्य जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। और उसके लिए देखेंगे माँ बाप के पास उसके लेटर, व्हाट्सअप या अन्य किसी माध्यम से वो वीडियो कॉल करती थी, वो सब रिकॉर्ड देख सकती है न्यायालय। पड़ोसियों के बयान ले सकती है, उस जो शरीर का पीएम हुआ है उसके आधार पर चोट के निशान, मारपीट के निशान देख सकती है, ठीक है। तो उन सब, और उसके बच्चे हैं यदि तो बच्चों के बयान भी ले सकती है। उन सब के बयानों से पता पड़ता है
या जो पड़ोसी हैं उनके बयान से पता पड़ता है कि तब जब देखो तब कभी कभी 2, 4, 6 दिन में चीखने की आवाज़ आती थी, पिटने की, रोने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। कई बार महिला जो बहू थी वो बाहर खड़ी रहती थी और ठंडे में ठिठुरती रहती थी, या वो भूखी प्यासी हमने छत पे उसको देखा है। उसके साथ इन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। अब ये जो बात है उस डाइंग लिक्विडेशन से मैच नहीं कर रही साहब, एक बात। दूसरा, माँ बाप के पास उसके लेटर्स हैं जिसमें दहेज की मांग की गई है, दहेज, और उनके माँ बाप के द्वारा अकाउंट्स में से निकाले गए पैसे उसकी जो डिमांड की उस हिसाब से दिए गए हैं, वो सब ट्रांसफ़र करने के रिकॉर्ड्स, पता नहीं क्या क्या और भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स और जो दूसरे लोगों के बयान हैं वो उस डाइंग डिक्लेरेशन का विरोध कर रहे हैं। तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर दंड देना ठीक है? उन्होंने कहा नहीं, ठीक नहीं है। तो डाइंग डिक्लेरेशन को यदि संपुष्टिकारक साक्ष्य से मिलाया जाए, सपोर्टिंग साक्ष्य से मिलाया जाए, यदि वो साक्ष्य सपोर्ट कर रहे हैं तो ही दंड की व्यवस्था होगी। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर दंड हो सकता है। तो अब हम बात कर रहे थे प्रयत्न की, तो प्रयत्न भी दंडनीय हो सकता है, क्योंकि प्रयत्न में जो एक्ट के डन होने की बात है उससे कहीं खतरनाक स्थिति रहती है। मान लो कोई व्यक्ति किसी को मारने जा रहा है, उसने उसमें हथियार से वार किया और व्यक्ति मर गया तो मर गया तो उस कंडीशन में 302 लग गई साहब। 302 के आधार पर दंड मिलेगा। एक्चुअल में जो 302 है वो क्या है? मृत्यु दंड के लिए अंडर के लिए दंड की व्यवस्था है 302 में, और 300 में आपका मर्डर है, उसकी परिभाषा है ना। हमारी परिभाषा कहाँ पे है? 300 में है। दंड कहाँ है उसका? 302 में। लेकिन अपन क्या कहते हैं? 302 हो गया, ये कहते हैं। एक्चुअल में 300 होता है, उसके बाद दंड की व्यवस्था 302 में। तो 302 के अंतर्गत मामला आ गया तो व्यक्ति मर गया है, तो कई बार बयान देने वाले भी पलट जाते हैं कि सामने वाला तो मर ही गया, हम किसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, और जो जिसने इसको मारा है वो हमको भी मार सकता है। तो कई बार वहां उसमें जो विटनेस हैं वो स्टाइल हो जाते हैं, पलट जाते हैं और कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा, हमें नहीं पता कुछ भी। लेकिन 307 है जो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की बात है, या जो अटेम्प्ट वाली बात है, उसमें व्यक्ति सामने खुद खड़ा है, जो चश्मदीद गवाह भी है और विक्टिम भी है, मतलब आई विटनेस भी है वो और विक्टिम भी है। तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। वो सामने खड़ा है, अपने घाव निकाल के दिखा रहा है कोर्ट में कि श्रीमान देखो हमको ऐसे मारा, वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। उसमें ज्यादा दंड मिलने की संभावना रहती है और ज्यादा प्रूफ होने की संभावना रहती है, क्योंकि व्यक्ति उसमें सामने खुद खड़ा है, विक्टिम, जो खुद बता रहा है कि भाई मुझे ऐसे मारा। अब चूंकि खुद बता रहा है विक्टिम और सपोर्टिंग साक्ष्य मिल जाए तो फिर ज्यादा मजबूत हो जाता है और दंड की मात्रा ज्यादा मिल सकती है। तो संभावना इसमें बचने की कम रहती है। तो अटेम्प्ट हुआ, और अटेम्प्ट यदि हुआ है तो उसका दंड भी मिलेगा, और यदि काम पूरा हो गया तो फिर दंड तो मिलना ही है। तो सेक्शन 511 जो है अपना, वो ये बताता है कि यदि आईपीसी में कहीं पे भी दंड के अपराध के प्रयत्न के बारे में बात नहीं की गई, जिस अपराध की बात की गई है, तो उसके प्रयत्न के लिए दंड 511 के अंतर्गत ही मिलेगा। मतलब बाकी जहां पर डिफाइन कर रखा है अटेम्प्ट, वहां तो अटेम्प्ट के लिए दंड है, लेकिन जहां अटेम्प्ट डिफाइन नहीं कर रखा और कोई अपराध है जो अटेम्प्ट की श्रेणी में आके रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया, तो फिर वो क्या करेंगे? 511 से टैकल करेंगे और 511 के अंदर उसको दंड की व्यवस्था की जाती है। तो पता में ये रहा था कि जो अपराध है 4 चरणों में चलता है। इंटेंशन में आता है, हेतुक में आता है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन या जिसको प्लानिंग कहते हैं उसमें आता है, फिर अटेम्प्ट में आता है और लास्ट में एक्ट डन हो जाता है। तो ये 4 चरणों में जाके आपका अपराध चलता है। अगला क्वेश्चन मेरा है इसमें, ये तो 4 चरणों में तो चल गया, अपराध होगा कैसे? 4 चरणों में चल रहा है तब अपराध हो रहा है, अपराध होगा कैसे? मतलब अब हम कहेंगे ना अपराध हुआ, इसको कैसे कहा जाएगा कि अपराध हुआ है? 4 चरण हो गए उसके लिए जिसको हम कह रहे हैं कि अपराध हो रहा है। अपराध के 4 चरण हो गए। अब अपराध होगा कैसे ये बताएगा मुझे कोई? किसे कहेंगे कि अपराध हो गया? अपराध हो गया ऐसा कब कहेंगे? मतलब अपराध के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। अपराध के चरण हमने देख लिए, आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कि आवश्यक मतलब कि अपराध, इसका हम कहें अपराध हुआ ऐसा कहें हम, तो कब कह सकते हैं? क्या क्या चाहिए हमें उसके लिए? नहीं, अब वो एविडेंस की बात नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूं कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या है। जैसे मैं कहूं कि अपराध के लिए एक तो ऐसा कोई कार्य जो विधि के विरुद्ध है किया जाए, एक बात है ना। दूसरी बात ये हो गई किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति के विरुद्ध किया जाए, जिसमें वो कार्य उसके विरुद्ध हुआ, उस व्यक्ति को, उस संपत्ति को क्षति होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या हुई? व्यक्ति या संपत्ति को क्षति हो। तो इसमें क्या हो गया आवश्यक? एक तो व्यक्ति हो गया जो अपराध करेगा, एक व्यक्ति हो गया विक्टिम जिसके साथ अपराध किया जाएगा, और उसके द्वारा उसको क्षति होना भी आवश्यक है, लॉस होना भी आवश्यक है जो उसके विरुद्ध हुआ है।
तो इन 3 तत्वों की आवश्यकता वहां पड़ेगी। और एक और चीज, चौथी चीज जो है कि वो जो अपराध है, जो कार्य है, वो विधि विरुद्ध होना आवश्यक है। नहीं, विधि में उसको डिफाइन किया हो तभी तो हम तो कहेंगे ना अपराध हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? अनैतिक काम किया है साहब। नैतिक काम नहीं है, अनैतिक काम है। क्यों हम क्यों कह रहे हैं अनैतिक काम? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधि में उसको डिफाइन नहीं किया गया, उसको अपराध की श्रेणी में अभी रखा नहीं गया है, इसलिए वो अनैतिक काम हो गया। यदि हम उसको विधि के क्राइटेरिया में ला दें तो वो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। हमको पता है कि जो नैतिकता या मॉरलिटी है उसका जो क्राइटेरिया है विधि की अपेक्षा काफी बड़ा है, क्योंकि उस अनैतिक कामों में से कुछ को चुन के जिनको हम अपने क्राइटेरिया में लेते हैं अपराध के, या जिनको ऑथराइज करती है प्रशासन कि ये अपराध हैं, उससे संबंधित वर्णित कर दिया जाता है, चाहे आईपीसी हो चाहे अन्य एक्ट हो जिनमें उनको हमने कहा है कि ये जो एक्ट है सारे के सारे कैसे अपराध हैं, तो उसके अंतर्गत यदि आता है तो दंड की व्यवस्था है ना। अनैतिकता का जो दंड है वो नैतिकता के भंग के बाद है, जो अनैतिकता से हम कहते हैं उसके दंड की बात अपन कहते हैं ईश्वर तुमको दंड देगा। हम ये नहीं कहते कि कानून तुम्हें दंड देगा, कानून की श्रेणी में वो है नहीं, और जो कानून की श्रेणी में आ गए वो दंड के लिए पात्र हो जाते हैं। ठीक है, तो चरण देखे हमने और अपराध का चलने का चरण देखे और आवश्यक तत्व देखे अपन बात करते हैं हिस्ट्री की। अपन बात कल की थी जिसमें हमने कहा था कि प्राचीन काल से भी अपराध है, अपराधी हैं और दंड की व्यवस्था है। बस ये कि देश काल और परिस्थितियों के आधार पर दंड कम या ज्यादा होता रहता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत दंड की बात कर रहे थे अपन कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत दंड अपराध क्या है, तो उसमें वो लिखते हैं बुक के आधार पर कि भारतवर्ष में मुगल शासक के समय में मुस्लिम दंड विधि लागू थी। मुगल शासक आए, अच्छा मुगल शासक कौन थे? जो विदेशी आतताई आए मुगलों के तरफ से और उन्हें देश पे आक्रमण किए, और फिर आपको पता होगा अंग्रेजों से पहले मुस्लिम शासक यहाँ पे वर्चस्व में थे और मुस्लिम शासकों का शासन था कि नहीं? इससे कंफर्म है कि नहीं आप लोगों को इस बात को? ये कंफर्म है। इससे पहले पुर्तगाली भी आए हैं, डच भी आए हैं, फ्रांसीसी भी आए हैं, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा जो लगभग 200 साल तक हम भारत को गुलामी में रखा। तब एक और बात, जिसका भी शासन रहता है वो यदि शासन करेगा तो वहाँ की जनता का तो उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा, और जनता को प्रशासित करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए, उनको नियंत्रण में रखने के लिए एक प्रशासन की व्यवस्था की जाती है, आवश्यक है, ताकि वो वहाँ पे अपना राज्य कर सकें। यदि प्रशासन करना है तो उनको नियंत्रण में रखना आवश्यक है। कहीं भी किसी को भी नियंत्रण में रखना है या प्रशासन करना है तो नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा। बिना प्रशासनिक नियंत्रण के कोई भी कार्य व्यवस्था हो नहीं सकती है, लोग शांति से रह नहीं सकते हैं। तो भारत में अंग्रेजों के शासन से पूर्व दंड शासन व्यवस्था तो थी, मुस्लिम दंड विधि के अनुसार होती थी, और यह व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक अयुक्तियुक्त, प्रतिशोधक तथा पक्षपातपूर्ण थी। अब इसमें 2-3 शब्द हैं इंपॉर्टेंट। अयुक्तियुक्त मतलब अनरीजनेबल, प्रतिशोधक माने कैसी है? प्रतिशोध लेने वाली, जैसे प्रतिशोध है, व्यक्ति रिवोक करेगा, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, ब्लड के बदले ब्लड, भाई के बदले भाई। और पक्षपातपूर्ण जिसको हम कहते हैं वायस हो गए, जहां पे न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है, ध्वस्त है, जहां न्याय की कोई बात नहीं करता। यदि वो राजा का भाई है या मंत्री का भाई है या सेनापति का भाई है और वो कोई अपराध कर रहा है तो पक्षपात हो गया, उसको दंड नहीं मिलने वाला है। और जब चूंकि अपराधी को दंड नहीं मिलता तो अपराधी के अपराधों की मात्रा बढ़ती जाती है और वो और निशंक और क्रूअल होता जाता है। उसकी क्रूरता, जो क्रूअल्टी है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। अंकुश समझते हो? अंकुश जो है आप इसको ऐसे देख सकते हैं, हाथी के ऊपर अंकुश लेके बैठता है, मतलब एक भाला टाइप का रहता है जो नुकीला रहता है, उसको चुबाया जाता है उसके मस्तिष्क के ऊपर तो हाथी कंट्रोल में आ जाता है। वो अंकुश है। अंकुश माने अंकुश लगाने वाला, तो वहां अंकुश लगता है। ऐसे ही अंकुश मतलब नियंत्रण करने के लिए है। बाकी शब्द कहे आप लोगों ने बिल्कुल सही थे। तो अंकुश क्या है? नियंत्रण है, और नियंत्रण करने के लिए किसी को उस दबाव में लाना पड़ेगा जिससे कि वो काम ना करे। तो वो कैसे थे? अयुक्तियुक्त थे, अनरीजनेबल, प्रतिशोधात्मक थे, मतलब बदले की भावना से युक्त होते थे, और पक्षपातपूर्ण होते थे, माने पक्षपात आराम से होता था। वहीं उसमें एक बात और लिखी है उनने कि मुस्लिम दंड विधि में विभिन्न प्रकार के अपराधों के अनुसार दंड का वर्गीकरण होता है। कैसे होता है? तो पहला है किसा, KISA, किसा। और किसा का शाब्दिक जो अर्थ है वो है बदला, मतलब रिवेंज। हाँ, रिवेंज, बदला मतलब रिवेंज। और इस व्यवस्था के अनुसार पीड़ित पक्ष को अधिकार होता था कि वह अपराधी को अपराध के आधार पर दंड दे। किसको? अपराधी को अपराध के आधार पर दंड दे। किसको होता था अधिकार?
जिसके साथ अपराध हुआ है। यहाँ न्याय व्यवस्था कैसी है? बदला ले लो भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा हाथ तोड़ा है इसने, तुम भी इसका हाथ तोड़ दो, इसने एक आंख फोड़ दिया आपकी, आप भी इसकी एक आंख फोड़ दो। तो ऐसी व्यवस्था यदि होगी तो डेफिनेटली ये सही व्यवस्था नहीं है, क्योंकि व्यवस्थापक या साइड में हट गया है और व्यवस्था उसको करने के लिए कह रहा है जो पीड़ित है। अब पीड़ित जब वापस रिप्लाई करेगा तो क्या नाप तोल के ही करेगा क्या? बताइए मुझे। आज भी जो अपराध होते हैं भाई, यदि आपस में लोग लड़ते हैं, पता पड़ा कि उसने इसका एक भाई मार दिया तो वो उसके 2 भाई मार देगा, यही होता है ना। तो जब ये ऐसा होगा तो क्या न्याय हुआ? समझ में आएगा? न्याय बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो न्याय थोड़ी हुआ, बदला हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जैसा अपराध किया है उसकी सजा वही होगी, खून का बदला खून, हाथ का बदला हाथ, 12 सिद्धांत वहां लागू था। यदि किसी ने हाथ काटा है तो उसका हाथ काट दो। इसके अंतर्गत संपत्ति संबंधी अपराध नहीं आते थे। दूसरा है इसमें दिया, DIYA, दिया क्या है? DIYA, दिया का अर्थ है खून का मूल्य। अब क्या बात कर रहे हैं कि भाई खून तो हो गया, खून बह गया, मर गया कोई, तो यहाँ पे बदला कैसे लेना है उनको? यहाँ पे क्या करना है? खून का मूल्य है, उसका मूल्य चुका दो। इस श्रेणी में ऐसे अपराध आते थे जिनमें व्यक्ति अनजाने ही अपराध कर बैठता था, और इस प्रकार के मामलों में यदि पीड़ित पक्ष चाहता था तो वह उस अपराध का मूल्य, खून का मूल्य धनराशि के रूप में अपराधी से ले सकता था। और इसके अंतर्गत पीड़ित पक्ष या उसका वारिस किसा अथवा दिया कोई भी दंड अपराधी के लिए चुन सकता था। मतलब यह ऑप्शन थे उनके पास 2 अपराधों में कि किसा करे वो कि दिया करे, और किसा करेगा तो उसके खून के बदले खून हो जाएगा, तो दिए में उसका मूल्य ले सकता था। तो ये ऑप्शन होता था, कहते हैं उसको वारिस होते थे जिनका कोई फोर फादर्स मार दिया गया है, या उनके पिता मार दिए गए हैं, या भाई मार दिया गया है, तो उनके पास एक ऑप्शन होता था कि भाई तुमको किसा करवाना है कि दिया करवाना है। किसा करना है मतलब बराबरी से खून ले लो, दिया मतलब उसका मूल्य ले लो, ये ऑप्शन उनके पास था। तीसरा था हद। तीसरा क्या था? हद, HADD, हद। और हद का अर्थ है सीमा। सीमा मतलब लिमिटेशन। कुछ विशेष प्रकार के गंभीर अपराधों के लिए मुस्लिम विधि में इस श्रेणी के अंतर्गत दंड की सीमा निर्धारित कर दी गई थी, और इसके अंतर्गत दंड को ना तो बदला जा सकता था और ना ही उसमें कमी या बढ़ोतरी ही की जा सकती थी। और इसके अंतर्गत जैसे बलात्कार है, परस्त्री गमन है, चोरी है, डकैती है, हत्या है आदि के अपराध आते थे, और अपराधी को कोड़े या पत्थर मार मार कर जान लेने का दंड दिया जाता था। मान लो उसने ऐसा कोई अपराध किया है जिस बलात्कार संबंधित है, परस्त्री गमन से संबंध है, चोरी या डकैती संबंधित है, या हत्या संबंधित है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उस अपराधी को पत्थर मार मार के जज्ब कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और उसको कहते थे कि ना तो इसमें किसा होगा ना इसमें दिया होगा। उसमें क्या होगी? हद। हद मतलब किसा दिया से बाहर की सीमा में चला गया है मामला, तो उन्होंने कहा हद में आ गया है ये। अब हद में आ गया है तो हद पत्थर मार मार के हमको मारना है, और उसमें परिवर्तन भी नहीं होगा। चौथा सिद्धांत था ताजिर, TAZIR, ताजिर। और ताजिर का शाब्दिक अर्थ है विवेकाधीन, माने विवेकाधीन मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर है। इस श्रेणी के अंतर्गत दंड न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता था कि अपराधी को कौन सा दंड कितनी मात्रा में दिया जाए। यहाँ वो न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत दंड न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता था, और अपराधी को कौन सा दंड कितनी मात्रा में दिया जाए ये कौन डिसाइड करता था? उसको न्यायाधीश डिसाइड करता था। यह दंड जो है ऐसे अपराधों पर दिया जाता था जिनके लिए हद या किसा दंड निर्धारित नहीं होते थे। यदि किसा और दिया निर्धारित हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन पावर कोर्ट की नहीं होती थी। उन मामलों में दिया जाता था जिनमें ये दोनों नहीं होते थे। और ताजिर के अंतर्गत अपराधी को कारावास हो सकता था, देश निकाला हो सकता था, उसकी भर्त्सना कर दी जा सकती थी। भर्त्सना अपमान मतलब अपमान कर दिया जाए, किसी को एब्यूज किया जाए उसको, वो सब उसको करके उसको वहां से भगा सकते थे। देश निकाल कर दिया, कारावास में डाल दिया। उसके मुख पर काले पोत दी जाती थी, अभी भी होता ना, कई काले पोत दी, गधे पे बैठ के निकाल दिया। सिर के बाल मुड़वा के पूरे शहर में घुमाया जाता था। इस टाइप के दंड कायम होते थे, ताजिर में होते थे, जिसमें किसा और हद में कोई दंड नहीं है। उन दंडों के अलावा एक दंड है ताजिर में, तो न्यायाधीश उसमें अपने हिसाब से उनको निर्णय देके दंड की व्यवस्था करते थे। जिसमें दंड कौन कौन से थे? कारावास था, देश से निकालने का था, भर्त्सना करने का था, उनको अपमानित करने का था, मुंह पे काले पोत के बाल मुड़ा के घुमाना शहर में आदि। अब पांचवा था सियासत, SIYASAT, सियासत। सियासत में जो अपराध आते थे उनको कहते थे कुछ जघन्य अपराधों के लिए अपराधियों को हद के भीतर निर्धारित दंड से भी अधिक दंड देने की व्यवस्था थी, और यह अत्यंत बर्बरतापूर्ण तथा क्रूर थी। मतलब हद से बाहर
हद की सीमा से भी बाहर जाके दंड देने की व्यवस्था थी, तो वो कायम थी, सियासत में थी। और हद की सीमा में तो पत्थर मार के हैं, तो उन्होंने कहा कि कैसे दंड देंगे, जैसे उसको कोई अपन इसमें डिफाइन नहीं किया, लेकिन अपन समझ सकते हैं। जब हद में पत्थर मार मार के मार रहे हैं, तो यहाँ पे मारने का तरीका बदल जाएगा, विवश हो सकता है, बर्बरतापूर्ण हो सकता है, क्रूरतापूर्ण हो सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ, दोनों टांगे बांध के दोनों तरफ से दो घोड़ों से या चार घोड़ों से खिंचवाया जाए, तो फिर क्या होगा, आदमी का बीच से फरकच्चे उड़ जाएंगे, उसके आदमी फट जाएगा बीच में से। या कई बार क्या होता था, दो अलग अलग पेड़ों को झुका के उनकी टहनियों से बांध के दोनों हाथों पैरों को बांध दिया जाता था और दोनों पेड़ों को छोड़ दिया जाता था। तो वो पेड़ जब सीधे होते थे तो वो भी आदमी, उस दौरान भी आदमी के पर कच्चे उड़ जाते थे। या आपने मूवीज में भी देखा होगा, एक बड़ा सा रोलर होता था, उसमें कांटे चुभे होते थे, उस पे उसको लिटा के उसको ऊपर खींचा जाता था, खोलते कढ़ाई में डुबा के मारा जाता था। एक और तरीका था जिसमें भैंस होती है ना, भैंस को बहुत गर्मी लगती है, आपको पता होगा, इतनी गर्मी लगती है कि गर्मी के समय में और ठंडी के समय में भी वो पानी में लौटती रहती है। आपने देखा होगा कीचड़ में डली रहती है। आपने भैंसें देखी हैं, बफेलो, त्वचा काली रहती है और धूप में निकल जाए तो उसका भड़बड़ा जाती है, परेशान हो जाती है। उसकी खाल जो मर जाती थी तो उसकी खाल निकाल लेते थे और अपराधियों को उस खाल में बंद करके, पैक करके, और उसमें साथ में नमक भी डाल देते थे, तो नमक से बहुत प्यास लगती, या नमक खिला के उस अपराधी को और उसको राजस्थान या रेगिस्तान में सड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते थे। सोचो जरा कैसा लगता होगा, कैसे तड़प के मरता होगा। ये भी एक तरीका था मारने का। एक तरीका था, जो बड़े बड़े ढोल होते थे ना, ढोल, उस ढोल में आदमी को बंद करके ऊपर से ढोल पीटा जाता था, तो उनके कानों में से आवाज जाता, कानों में से खून निकल के वो मर जाते थे।